नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे नक्सलवाद पर। बात करेंगे अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर। और उन्होंने एक ट्वीट किया है। ट्वीट देख लेते हैं। जिस बस्तर में कभी नक्सलियों की बंदूकें गूंजती थी, आज वहां शांति और विकास है। पूरा बस्तर बड़े उत्साह के साथ बस्तर दशहरा का भव्य उत्सव मना रहा है। कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में संस्कृति व सौहार्द के प्रतीक बस्तर दशहरा के मेले में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचा हूं। ये कल शाम का है। कुछ नेता उनका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी, और उन्हीं से जरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितनी बड़ी समस्या थी, कितनी कठिन चुनौती थी। और यकीन नहीं होता है कि इतने डेडिकेशन के साथ। और जब हम नक्सलवाद की बात करते हैं तो ये केवल एक वनवासी समस्या नहीं है। ये केवल एक जिसको हम कहते हैं कि नक्सलवाद अपराध की संख्या, ये वो एक पहलू नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भी कुछ हद तक पहलू हैं। उन सबको एक साथ समग्रता में एड्रेस करना, जो बंदूकें डालने के लिए तैयार नहीं है उनसे अलग तरीके से निपटना, और जो मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं उनके हथियार डलवा करके उनको मुख्य धारा में शामिल करना, कई स्तरों पर काम हुआ है। तो सबसे पहले तो धीरेन्द्र जी, कितना मुश्किल टास्क था ये? हाँ सर, नमस्कार। और आप तमाम दर्शकों को भी, जो ओशियन नेटवर्क के दर्शक हैं, उनको भी मेरी ओर से नमस्कार है। दरअसल हम लोगों ने एक ऐसे दैत्य को, जिसके बारे में सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चेहरे और उसके दांतों को जो मॉडिफाई किया जाता था जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में, वारंगल यूनिवर्सिटीज, इस तरह की यूनिवर्सिटीज में इस देश को सबसे बड़ा खतरा था। वो इसीलिए चूंकि लोगों ने वैसे भी भारत में एक बड़ी दिक्कत मैंने देखा कि शुरुआत से अपने देश के बारे में जानने की रही, अपने आसपास के अलावा हम लोग बाहर देख नहीं रहे थे। वरना तो एक समय ये लगभग 180 जिलों तक फैल चुका था। ये अगर आप पूरे देश को देखें तो आज जहां से गृह मंत्री अमित शाह बात कर रहे थे, वहीं से लेते हैं कि पशुपति से तिरुपति तक ये एक रेड कॉरिडोर बनाने की बात हो गई थी। आप ये सोच के देखिए कि इस देश को किस तरह तोड़ा जा रहा था। इस देश में आज भी लोग हैरान होते हैं। वो हम लोग कुछ आतंकी घटनाओं को देखते हैं तो आज भी हमको, चूंकि जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं उनकी घटनाओं को हमने अभी देखा, वो आसपास इतने ज्यादा चूंकि मुस्लिम सरो तमाम आबादी के साथ गिरते हैं, तो हम वो एक डर को, टेरर को अपने साथ फील कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, अब 3 हिस्सों में बट गया, जिस तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश था, अगर उड़ीसा, इन तमाम राज्यों में, छत्तीसगढ़ में जाके अगर आप देखते तो आप महसूस करते उन तमाम हिस्सों में जाके कि वहां जिंदगी कितने दांव पे रहती थी। बंगाल, वैसे तो देखिए जैसे ही ये देश में इस समय वामपंथी दल आए, इसमें कोई बहुत सारे लोग नक्सलियों को मुझे लगता है अलग काउंट करते हैं, मैं नहीं करता हूं, क्योंकि ये आइडियोलॉजी वही है, सेम आइडियोलॉजी है। 1925 में जब स्थापना हुई, 1920 से यहाँ एक्टिविटी शुरू हुई, उसके बाद से इस देश को टुकड़ों में बांटने का शुरुआती प्लान अगर किसी पार्टी का था तो वो वामपंथ का था। वामपंथ अकेली पार्टी है जिसने 1962 के वक्त में भी इस देश के खिलाफ चीन को सपोर्ट किया था। इसीलिए सीपीआई टूट गई थी। सीपीआईएम जिसने इस देश में चीन को नहीं माना आक्रमणकारी, उसने कहा हिंदुस्तान ने वो किया, चीन अपनी टेरिटरी बचा रहा है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि वो पार्टी फिर भी बनी रही। तो उसी के ठीक 5 साल, मैंने आपको कहा कि क्योंकि जिस तरह का जहर ये बो चुके थे, उसके 5 साल बाद फसल तो दरअसल बहुत सारे लोगों को शायद ना हो, माफ कीजिए अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में अगर बताना चाहूं तो मैं बता सकता हूं। ओंकार जी, उसको थोड़ा सा डिटेल ले लें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज। धीरेन्द्र जी बिल्कुल दीजिए,
विस्तृत जानकारी दीजिए। मैं दरअसल दर्शकों को इसलिए बेसिक जानकारी देना चाहता हूं कि ये देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो 1942 में ये लोग तमाम वामपंथी और जितने जेएनयूआइट हैं या इस तरह की जो यहाँ हम लोग इनको देखते हैं इन शहरों में मानवीय अधिकारों की रक्षा करने के नाम पर, इन तमाम लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई को बुर्जुआ आजादी कहा था। जब तक कि हिटलर ने रूस पर अटैक नहीं किया था तब तक इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेसियों, महात्मा गांधी, तमाम लोगों को रात दिन पानी पी पी के गाली दी। और ये अलग बात है कि आज वो ये बताने लगे कि संघ और वो सबसे बड़ा उदाहरण था। और उससे बड़ा उदाहरण ये है कि आजादी के तुरंत बाद 1946 से इस देश में तेलंगाना में एक संघर्ष शुरू किया गया इस देश के खिलाफ। और जब आजाद हो गया देश उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर देश के उसको झूठी आजादी कहते हुए तोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा 5000 लोग मारे गए थे सर उसमें। और इनका जो वामपंथियों का और इस्लामिक जिहादियों का जो संघर्ष वो साथ है वो वहीं से है। निजाम के लोगों, रजाकारों की बंदूकें, रजाकार वो हैं जिन्होंने हजारों की तादाद में हिंदुओं को मारा, लाखों की तादाद में रेप किए, महिलाओं के साथ रेप किए, और जिसमें आपको मालूम है कि हमारे कौन से माननीय आज भी जिनके रिश्ते होते हैं। तो ये तमाम लोगों का उस वक्त हुआ। लेकिन जो मेन स्ट्रीम की पार्टी थी उसने भी 1951 तक इस देश की आजादी को माना ही नहीं, उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी अकेली पार्टी थी जिसने इस देश की आजादी को 1951 में माना, 47 में नहीं, क्योंकि स्टालिन ने कहा अंतरराष्ट्रीय जो सिचुएशंस बदल रही थी, इसीलिए इस विचारधारा की जो डीएनए है उसमें भारत के टुकड़े देख करने का सपना है शुरू से लेके है। और जब आजादी के वक्त इन्होंने जो मिशन दिया था, प्लान दिया था ब्रिटिश, उसको जो लोग आए थे कुछ मिशन उसमें, तो इस देश को 17 टुकड़ों में बांटने का दिया था, जो ये आज तक कायम है, कोई भी उसका विरोध नहीं करता है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं कि चलिए छोड़िए आगे की बात रही, लेकिन 1967 में चारू सान्याल और कानू मजुमदार ने जिस तरह से, चारू मजुमदार माफ कीजिएगा, कानू सान्याल और चारू मजुमदार ने एक हिंसक क्रांति की शुरुआत की। नक्सल, चूंकि नक्सलबाड़ी उस गांव का नाम था, बाड़ी उस हिस्से को कहते हैं गांव में जहां घर होते हैं, और नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ ये हिंसा का आंदोलन जिसको किसान। उसके बाद इसको दरअसल वो हिंसा तो सही है सर की, ओमकार चौधरी सर की, हम लोगों ने उसका प्रतिकार किया, बहुत वो हुआ, लेकिन आप ये सोचिए उस हिंसा को जिस तरह रोमांटिसिज्म किया गया वो इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हुआ। आप सीधे तौर पर दुश्मन को देख सकते थे, लेकिन जो दोस्त आपका वो हो, जो आपके साथ दोस्त हो, जो आपके बच्चों को और उनको बरगलाता हो, इन यूनिवर्सिटीज ने उस पूरी क्रांति को, जिसमें हत्या, जिसने कहा कि उसका वो क्रांतिकारी नहीं है, वो किसान है जिसके हाथ किसी सुरक्षा बल के लोगों के खून से ना रंगे हो। ये बयान है, ये मैं आपको बयान बता रहा हूं जो उस समय दिए गए, और ये देश में आजादी की बात करने वाले लोग थे। उसके बाद क्या होता है कि फिर ये 80 के बाद ये तमाम जगह पर फैलना शुरू होते हैं, 67 के बाद, और बिहार में बहुत बड़े बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया गया, जमीनों से उखाड़ दिया गया लोगों को। उसके बाद अलग अलग जगह पर इसे देखा, उड़ीसा, मलकानगिरी के जंगलों से लेके अगर आप इंद्रावती नदी के किनारे, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, फिर बाद में तेलंगाना, इन तमाम में इनका लाल गरियारा बन चुका था। उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा मिर्जापुर से लेके सोनभद्र तक उत्तर प्रदेश भी इनकी चपेट में था। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा इस देश के सामने बन गया था। और इस देश के खतरे को कभी, चूंकि अब ये भी सवाल होता है कि आखिर पहचाना क्यों नहीं गया, आप भी, हम लोग ये अक्सर सवाल करते हैं, वो इसलिए नहीं पहचाना गया क्योंकि उसको कवर फायर देने के लोग 1967 में, चूंकि ये देखने की बात है कि एक तरफ तो वहां ये हुआ, नक्सलबाड़ी हिंसक मूवमेंट शुरू हुआ, दूसरी तरफ 67 में संविध सरकारें बनी तो कांग्रेस ने वामपंथियों को एजुकेशन का पूरा जो है उसका अपहरण करने की छूट दी। बदले में इंदिरा गांधी ने सरकार को बचाए रखने के लिए वामपंथी दलों की इस अनुचित मांग को स्वीकार किया कि यूनिवर्सिटीज में उनके लोग होंगे। और उसके बाद आप सोचिए हत्या, लूट, बलात्कार, आप इनको सभी भी आप सोचिए, नक्सलवादियों को नक्सलवादी कहा जाता है, उनको आतंकी नहीं लिखते हैं, जबकि उन्होंने इस देश को ज्यादा बुरी तरह प्रताड़ित किया। इस देश में हजारों लाखों मतलब लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। वो जन अदालतें लगाते थे, कंगारू कोर्ट उनको कहा गया, उसमें गांव के गांव में से लोगों को छांट के मार दिया जाता था। रात उनकी आदिवासियों की बेटियों को उठा के लेके उनको कहते थे काडर में हो गया,
उसका कोई आपने देखा होगा वो सामने नहीं आता था। और क्या हुआ, एक नैरेटिव जो जेएनयू और उसके साथ में बैठे हुए प्रोफेसर जो इस तरह के इंस्टीट्यूट में घुसे, वो सुरक्षा बलों को इस बात का जिम्मेदार ठहराते थे कि वो सेक्सुअल हरेसमेंट करते हैं, साहब वो अत्याचार करते हैं। जबकि मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो सारी कहानियां हैं ये मैंने खुद स्पॉट पे जाके कवर की है, ज्यादातर जगह पर मैं खुद गया हुआ हूं। इसीलिए आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसी ऐसे गांव देखे हैं। आप ये सोचिए, बुलडोजर, वो जो रोड रोलर है उनको जला दिए, स्कूल बनने नहीं दिए गए, सड़कें बनने नहीं दी गई। मैं आपको नारायणपुर की एक सड़क बताता हूं जिस पर अगर आप बाहर जाएंगे, उस सड़क की शुरुआत पे जब आप दंतेवाड़ा से आगे जाएंगे नारायणपुर की तरफ, तो उस सड़क पर मुझे आज भी याद है, एक बहुत बड़ा गेट है उस सड़क की एंट्री पर। जब आप उस तरफ मुड़ते हैं कोंटा या उसकी तरफ, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं, वो सड़क आप जैसे ही लोग टाइप करेंगे तो उस पर आ जाएगा। जो लोग हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो जरूर देखें, ये लिख के कि 52 सुरक्षा कर्मियों को इस सड़क को बनाने के लिए अपनी जिंदगी की बाजी देनी पड़ी, जिनकी जिंदगी का वो देना पड़ा, दान करना पड़ा। ये आप सोचिए, उस पे 52 लोग, तो मैं 2017 या 18 की बात कर रहा हूं, तब मैं गया था वहां तक, उन सब के फोटो हैं। वो देश के किसी किसी हिस्से के जवान हैं जिन्होंने वहां सड़क बनने के लिए अपनी जान दी है। ये जो वामपंथी जो आइडियोलॉजी है, इन्होंने वहां सड़क नहीं बनने दी, लेकिन इस देश में ये प्रोपेगेंडा हुआ कि साहब आदिवासियों को ये लोग जीने नहीं दे रहे हैं। जबकि आदिवासियों तक ना स्कूल बनने दे रहे, ना आप सड़क जाने दे रहे, ना आप सरकारी हॉस्पिटल खुलने दे रहे, ना उनको गांव से बाहर आने दे रहे। तो भैया आप कौन से विकास की बात कर रहे हो, कौन सी कहानी सुना रहे हो? लेकिन ये देश में कभी चर्चा का विषय नहीं बना। ये इतनी बड़ी समस्या थी कि 12 करोड़ 2007 की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे डाटा है, मतलब वो डाटा तो मैं पढ़ते लगूंगा तो शायद कई दिन लग जाएंगे और वो खत्म नहीं होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 2007 में इनको खत्म करने 12 करोड़, लेकिन उस समय जब इनको खत्म किया जाना था उसी समय इन्होंने वही बातचीत का राग जो आज आपने देखा है, जो बातचीत का लेटर आने लगा इनका, और ये कहा इन्होंने कि हमसे गलती हो गई हथियार उठा के। आप ये मान के देखिए, अगर अमित शाह इस देश के गृह मंत्री नहीं होते और इस तरह का फाइनल वर्ड नहीं लेते, ये फाइनल वर्ड था जिसमें कहा गया कि मुझे मार्च 2026 में इसका खात्मा होगा, लाल आतंक खत्म होगा। अगर ये नहीं होते तो क्या आप ये सोचते कि ये आतंकवादी, ये हत्यारे, ये आदिवासियों के दुश्मन, क्या ये कह पाते कि अभी कि हमसे गलती हुई थी? आपको लगता है कि कभी ये बयान आता कि जो इन्होंने अब कहा? आपको लगता है? ये मैं आपको छोटा सा डाटा देता हूं फिर आपके अगले सवाल का, क्योंकि ये तो अंतहीन है, इस पर मैं सुना सकता हूं। इन अगस्त 2007 में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस कैश रिवार्ड रेंजिंग फ्रॉम 20,000 टू 12 लाख और 12 लाख फॉर किलिंग नक्सलाइट। ए टोटल ऑफ 16 करोड़ वाज जो 1133 माओइस्ट के ऊपर था, 12 लाख जो 13 टॉप माओइस्ट लीडर थे जो सेंट्रल कमेटी के थे, जिनमें गणपति, रामकृष्णन, अब इन सब का सफाया हो गया, और 10 लाख था 27 लीडर जो स्पेशल जोनल कमेटी के थे। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, आंध्र बॉर्डर उड़ीसा बॉर्डर कमेटी, इस पर 8 लाख थे। इसके अलावा 6 लाख रीजनल कमेटी। मैं ये पूरा डाटा है। बिहार में फिर अलग अलग तरीके से नीतीश कुमार ने, 2007 की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने स्पेशली नेगोशिएट किया इंश्योरेंस कंपनी से कि जो हमारे लोग वहां रहेंगे सिक्योरिटी पर्सनल, उनको लोग 10 लाख का एक बीमा दिया जाए। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में उस वक्त सलवा जुडूम चल रहा था। आपको मालूम होगा सलवा जुडूम को अवैध करार देने वाले इस देश के उस समय के तत्कालीन जस्टिस की कहानी अब आई है, जब उसने बताया कि क्यों उसने कहा था। तो ये सब चीजें मुझे लगता है बहुत बड़ा खतरा था। शायद हम इस और ऐसे व्यक्ति को ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाते हैं ये लोग। जी, मैं यही कह रहा हूं कि आपके सवाल को यहां समाप्त कर रहा हूं कि ये इतना बड़ा खतरा था, ये हमारी जुगुलर वेन पे था। और अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के ज्यादातर लोग इसको फील नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इतिहास में जब बहुत सारे काम लिखे जाएंगे इस मौजूदा सरकार के, तो एक काम ये होगा जो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि इन्होंने लाखों करोड़ों, उन लगभग 10 से 12 करोड़ की आबादी जिसको रहन पे रखा हुआ था, उसको इन्होंने मुक्ति दिलाई। ये मैं कहूंगा। धीरेन जी, वीसी शुक्ला जैसे जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के सहयोगी रहे, बाद में भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब तक छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब तक भी वो एक कद्दावर नेता थे मध्य प्रदेश के। उनका परिवार, उनके भाई भी बहुत कद्दावर नेता रहे।
वीसी शुक्ला के चिथड़े उड़ गए थे, उनके सहयोगियों के चिथड़े उड़ गए थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी चोट केवल राजनीतिक नेतृत्व को नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक तौर पर भी इन नक्सलियों ने लगातार दी है। और बहुत डिटेल जानकारी आपने दे दी है कि नेपाल की सीमा से लेकर के और नीचे गढ़चिरौली तक महाराष्ट्र में एक पूरा लाल कॉरिडोर जो है वो बना लिया गया था। यानी भारत को विभाजित करने की पूरी पूरी तैयारी थी। हमेशा के लिए एक नासूर ये बन करके हमारी रगों में हमें ही चुनौती देने का काम करते रहते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कितना बड़ा टास्क था ये। और गृह मंत्री तो इस देश में पहले भी हुए हैं। नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, पूर्वोत्तर की कई तरह की इंसर्जेंसी हो, ये सब किस तरीके से भारत की विकास यात्रा को रोक रहे थे। और जाहिर है वित्त पोषित हैं, कहाँ-कहाँ से हैं ये भी सबको पता है। बल्कि बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां जो इन क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी कंपनियां बना ली थी और जो अपना कामकाज आगे बढ़ाना चाहते थे, वो तो फिरौती तक देते थे इन लोगों को। और अगर नहीं देते थे तो फिर इनकी गुंडागर्दी देखने लायक होती थी। उनके ट्रकों को, उनके माल को वो बाहर ही नहीं निकलने देते थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कितनी बड़ी चुनौती थी। मैं इसको ऐसे बता सकता हूं, आप जिस बात की कर रहे हो दरभा घाटी है, मैं चूंकि वहां भी गया, बाद में चूंकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद हम लोग पहुंचे थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला था। मैं आपके सामने नाम ले रहा हूं, पूरे कांग्रेस की लीडरशिप साफ कर दी थी। उनमें थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, सलवा जुडूम आंदोलन जिसने शुरू किया था महेंद्र कर्मा, कांग्रेस ने शुरू किया था। आप ये सोचिए, कांग्रेस के महेंद्र कर्मा ने शुरू किया, उसको भी उड़ा दिया। उसके साथ साथ पूर्व विधायक उदय मुदलियार सहित पहली पंक्ति के सारे लोग थे। ये दरअसल 25 मई की 2013 की घटना थी। ये भारतीय जो परिवर्तन एक यात्रा इन लोगों ने चला रखी थी उस वक्त, चूंकि वो जो बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो परिवर्तन यात्रा से लौट रहा था। पहले तो माओवादियों ने पेड़ काट के गिराए थे, उसमें एक गाड़ी के अवशेष बाद तक पड़े रहे। मैं नीचे तक गया जहां बॉडीज सालों बाद भी पड़ी रही, वो गाड़ी मतलब बेलोरो का एक हिस्सा वहां पड़ा रहा था। तो ये जैसे ही वाहन धीमे हुए, उन्होंने लैंडमाइन से उड़ाया। फिर 250 माओवादियों ने दोनों तरफ से गोलियों की बौछारें की थी। 27 से 31 लोग इस घटना में मारे गए थे। अगर बहुत सारे लोगों को शायद याद ना हो, चंद्रबाबू नायडू पर तत्कालीन उस पर हमला हुआ था पूरा का पूरा। पीडब्ल्यू जी ने पूरे क्लेमोर माइन से उनकी वो पूरी गाड़ी उड़ा दी थी। वो तो चमत्कारिक रूप से चोटें गंभीर आई थी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बच गए थे। इससे पहले उन्होंने एक और माधव रेड्डी, जो माधव रेड्डी था पंचायत, उसको 7 मार्च 2000 को मार दिया था, लैंडमाइन से उड़ा दिया था। 1900 वो नक्सलियों के खिलाफ उसने कड़ी कार्रवाई की थी। तो ये सिर्फ कुछ घटना है जो ये बता रहे। चूंकि नॉर्दर्न इंडिया में मैंने आपको कहा कि यूपी के कुछ हिस्सों में, और वहां भी चूंकि यूपी में बहुत जबरदस्त तरीके से इनको कभी समर्थन नहीं मिला और यहाँ की सरकारें उस तरह से मजबूत थी और ये बड़ा स्टेट था, लिहाजा यहाँ ये जड़ तो नहीं जमा पाए, लेकिन उनका एक्शन एरिया ऑफ एक्शन रहा। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है तमाम इस देश के लोगों का कि वो कभी भी नॉर्दर्न इंडिया में उसका नैरेटिव बना ही नहीं कि ये लोग कौन हैं, ये देश को खत्म करना चाहते हैं। बिहार से आगे ये बढ़ता ही नहीं था। लेकिन मैं चूंकि अलग अलग जगह पर, गढ़वा और तमाम जगह पर घूमता था, पलामू जिस एरिया में था, डाल्टनगंज, तमाम जगह पे, वहां अगर आप देखते शाम या 4 बजते ही सर वहां पूरा का पूरा एकदम सन्नाटा हो जाता था। वहां शहरों बाजारों में कोई नहीं होता था। वो लोग कभी भी कॉल आ जाती थी, कभी पर्चे आते थे। फिर हम लोग छत्तीसगढ़ में चिंतन लारा, आप सोचिए क्या कभी किसी आतंकी हमले में आपने 76 सुरक्षा कर्मियों की मौत देखी है? किस तरह मारे गए थे? उनकी मौत पे जेएनयू में नाच हुआ था। एक साथ हुआ था, ये एक साथ मारे गए थे, इतनी बड़ी। हाँ, ये चिंतन लार में, मैं चूंकि वहां गया था उस पूरे रास्ते पे बाद में, और वो वहां उसके अधिकारी नलिन प्रभात थे, अब तो शायद वो रिटायर हो गया, डीजी बन के, सुरक्षा बलों के डीजी या शायद अभी हैं वो। उस वक्त वहां पहले वो वहां भी हुआ करते थे।
कश्मीर में वो ऑपरेशंस देखते थे, सोपैया में हुआ करते थे सुरक्षा बलों के, तो उस दौरान मेरी मुलाकात भी हुई थी। तो अगर हम इसको ये देखें कि जिस तरह का माहौल इन लोगों ने क्रिएट किया हुआ था, वो पार्टियां जैसे ही सत्ता में आती थी उनकी दुश्मन होती थी, लेकिन बाहर होती थी तो उनका इस्तेमाल किया करती थी। और ये पूरे राजनीतिक सिस्टम को, इस देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को, इस देश की ह्यूमन राइट के नाम पे एक बड़ी जमात खड़े करने में कामयाब हुए। और इसका नुकसान ये था कि आप उनके द्वारा किए गए नुकसान की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर आज की डेट में उनको खत्म कर दिया जाता है, जिस तरह का वो सिर्फ दावा नहीं, जिसका एक्शन दिख रहा है। मैं ये, आपने एक और सवाल कहा कि पहले भी मुख्यमंत्री रहे, किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से लिख के काम नहीं किया, क्योंकि मैं इसी सरकार के पहले मुख्यमंत्री से अगर जोड़ने लगूं तो राजनाथ सिंह इस पे पूरी तरह से जो फेलियर या जो भी कहा जाए वो थे। लेकिन यही अफसर हैं, यही तमाम लोग हैं, यही सुरक्षा बल हैं। उन्हीं लोगों को आपने देखा कि किस तरह से आज वो ग्रेहाउंड और चीता और तमाम लोग घुस के मार रहे हैं उनको। उन बड़े अबूझ माड़, दरअसल बहुत सारे दर्शकों को मुझे लगता है कि मैं बता रहा हूं और उन लोगों को ये कहानी लगेंगी, लेकिन अबूझ माड़ को दंडकारण्य क्षेत्र को लिबरेटेड जोन घोषित कर दिया गया था। वहां हिंदुस्तान सरकार का तिरंगा नहीं होता था। अबूझ माड़ जहां अभी पहुंचे हैं पिछले साल सुरक्षा बल, इस देश में अबूझ माड़ में पत्रकार जो चला जाता था वही अपने आप को महान मानने लगता था। इस देश में इस तरह था। इस देश में उन हत्यारे नक्सलियों की पार्टियों को दिखा के रात में ये खाना बनाते हैं, ये करते हैं, ये सब करके उनके लिए रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को इंग्लिश अखबारों में, इंग्लिश मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा मिलती थी, क्योंकि ये कोई ग्लोरीफाई किया जाता था इन लोगों को। जी, वो दरअसल क्योंकि हर जगह एक कहानी लिखी जाती थी। जैसे आप बुरहान वानी के लिए लिखते थे, वो एक गरीब मास्टर का बेटा हो जाता था, उसी तरह से ये लोग हमेशा किसी ना किसी सुरक्षा बल की झूठ और मक्कारी के नाम पर इनका वो महिमामर्जन। और बहुत बड़े राइटर्स, चाहे माँ श्वेता दी, बहुत सारे, हजारों दौलती और 1084 माँ, इस तरह का रोमांटिसिज्म किया गया था। मैं हैरान था कि बंगाल में मैं ऐसे ऐसे गांव में घूमा जहां इनके अत्याचारों की कहानी अभी भी लिखी हुई दीवार पे है। माफ कीजिए, मैं आपको बता रहा था तो मैं जाने लगा चिंतन लार पे। तो जब हम लोग चुनाव कवर कर रहे थे तो मैं ऐसे ही पार्टी से निकला, चूंकि सुरक्षा के बिना आप जा नहीं पा रहे थे, सुरक्षा पार्टी में नहीं तो वो मार देते, क्योंकि चुनाव तो वो बुर्जरवा, मतलब आप ये सोचिए जो बदलाव, जो शांतिपूर्ण तरीके से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं पूरी दुनिया में, एक ही तरीका है डेमोक्रेटिक सेटअप। जिस डेमोक्रेटिक सेटअप को वो जमीन से मिटा देना चाहते थे, वहां उनको चुनाव में भाग नहीं लेने जाना चाहते थे। आप आदिवासियों को गुलाम बना के रखा हुआ था, आप उनका सब इस्तेमाल करते थे। और ये पुरानी इस्लामिक माले गनीमा की तरह की जीत के बाद लूट का माले, लड़कियां हो या वो हो, उसी तरह से ये तमाम चीजें इस्तेमाल ये कर रहे थे। और सारा आरोप लगाया जाता था सुरक्षा बलों पर, क्योंकि सुरक्षा बलों को वहां का नैरेटिव शुरू में समझने में अंतर आया, क्योंकि अलग अलग जगह से आए। और इसीलिए जब वो अगर कोई काम, अगर वो उस तरह का भी करते, सहयोग करते, तो उसका इस्तेमाल वो वीडियो के साथ बना के या फोटो के साथ करते थे। तो जब मैं उतर के अचानक एक पर्चा मैंने देखा, सड़क के किनारे मना कर रहे थे सुरक्षा कर्मी, तो जैसे ही मैं आगे भागा, मतलब आगे देखने भागा कैमरामैन को लेके, तो उसने मुझे रोक लिया। उसने बताया कि यहाँ माइंस लगी हुई है, बाकायदा वो दिखाया, आप पर्चा पढ़ने जाते थे और वो माइंस ब्लास्ट होते थे, ये तमाम चीजें। और उस समय शायद एक पत्रकार, आपको मालूम है कि गोलीबारी में उस समय हम लोग गए थे, मुझे याद है, और हम दूसरी तरफ चले गए, दो पार्टियां बनी थी और उस पर हमला हुआ था। उसमें उसकी डेथ भी शायद, जहां तक मुझे याद है, हो रही थी। इससे पिछले चुनाव की बात है, छत्तीसगढ़ में। तो दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, ये क्या क्या नहीं था जो इन लोगों ने किया है इस देश के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं तो, मतलब बहुत सारी चीजों में हम लोग पक्ष विपक्ष और अपने मन को रखते हैं, लेकिन एक देश के दुश्मन, आप ये समझिए, वहां आप किसी भी तरह से वो नहीं कर सकते थे, किसी भी तरीके से आप वहां भारत सरकार का कुछ, यानी आपको रोहतास का याद होगा किला, मालूम है, सासाराम में, या वो जो है, उन किले पे आजादी के 70 साल बाद तिरंगे फहराए गए।
60-60 साल बाद फहराए गए, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी, वहां पहुंच नहीं पाते थे। तो ये इन्होंने घेटोज बनाए थे। इन लोगों का सपना था कि इस पूरे देश को तोड़े। मुझे लगता है कि इस देश को एक मामले पर अब पार्टीगत राजनीति को भूल के कम से कम अमित शाह को इस बात के लिए तमाम लोगों को, जैसे ही मार्च में वो एक बात कहते हैं जीरो होता, अभी तो वो 5-6 जिलों तक सिमट के रह गया और वो रह गया, ये बिल्कुल ये तो साफ हो चुका, क्योंकि 290 से ज्यादा आतंकियों को ठोक दिया गया, मारा गया इनको। मैं नक्सलवादी उनको कहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप जी, इनको मैं अभी आंकड़ा देख ही रहा था। ये 2023 में ये अभियान शुरू हुआ था और जी अब तक 450 से ज्यादा नक्सलियों को टोटल में इस साल मार पिछले साल गिराया, जी जी 450 को मार गिराया गया। जी जी मैं इससे पहले मतलब मैं पूरा इस साल का बता रहा था, वरना तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं थी। हाँ, दो और मैं आज फिर अमित शाह ने कह दिया है, जो ये बातचीत का प्रस्ताव आया था जिसका उल्लेख आप कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि अब बातचीत नहीं होगी। अब तो या तो आप हथियार डालिए या फिर तैयार रहिए ऊपर जाने के लिए। बहुत सीधी सी रणनीति है कि या तो जो हमने प्रपोजल दिए हैं वो एक्सेप्ट करिए या फिर हथियार डाल करके आ जाइए मुख्य धारा में, नहीं तो फिर वही होगा जो 450 का हुआ है। दरअसल इसमें भी एक पेच है सर। आप ये सोचिए इस देश में किस तरह से अभी भी ये देश देश पे राजनीति कर रहा है, देश में राजनीति नहीं कर रहा है। 1996 में 156 लोग मरे थे, 1997 में 348, फिर 1998 में 270, फिर 1999 में 859, फिर 2000 में 804। ये हत्याएं हैं जो इन लोगों ने की थी, और उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ता चला गया 2010 तक। तो मैंने आपको बताया किस तरह से संख्या, मतलब सुरक्षा बलों की संख्या होने लगी। दरअसल अगर हम इसको ये देखते हैं कि किस तरह से ये तमाम कार्य चल रहा था, ये इसलिए चल पा रहा था क्योंकि यहाँ ये लोग जितने हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बहुत सारे उनके किसी के भी नाम आप लेते रहिए, वो लोग इसकी आड़ में, आपको याद होगा सती सोरी का केस है, उसमें आपने पूरा रोक दिया गया और झूठ, और बाद में मक्कारी की साहब उनको उनके प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर भर दिए गए। ये सब, ये तमाम चीजें इतनी घृणित करके लिखी जाती थी। जैसे आपको याद होगा एक बिल्कुल नक्सलाइट वो जो किसानों के नाम पे जंतर मंतर पर धरना कर रहा था, जो तमिलनाडु से आता था, वो अपने फीकल मैटर को खुद खा रहा था, पेशाब पी के दिखा। दरअसल जिंदगी में जो घटिया हो सकता है, जिस भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम चीजों का कर रहे थे। मैं इसलिए कह पा रहा हूं ये बातें क्योंकि वहां तमाम जगह पर आप देखते झोपड़ियों में लोग रहे ऐसे। चूंकि सलवा जुडूम के बाद हमले हुए, पहले उन पर उन्होंने आदिवासियों, सलवा जुडूम की एक बड़ी कामयाबी तो थी, भले ही उसमें बहुत सारे रहे होंगे, अतिवाद भी हुए होंगे, क्योंकि जो व्यक्तिगत चीजें होती हैं सरकार कोई नहीं चाहती, लेकिन व्यक्तिगत चीजें बहुत सारी होती हैं। आप ये सोचिए उस वक्त पहली बार आदिवासियों के बीच से खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं। उससे पहले ये पूरे गांव को, पूरे इलाके को बंधक बना के उसकी संख्या लिख के दिल्ली में बैठे हुए इनके एजेंट जो अखबारों में और टीवी में या यूनिवर्सिटीज में थे, वो उसकी संख्या को जोड़ दिया करते थे कि साहब इतने लोगों ने बहिष्कार किया। मतलब उस गांव में भले ही 2-4 गुंडों ने चाहे वो बंदूक लेके कर दें, लेकिन वो पूरा गांव शामिल करके उस हिस्सा को बड़ा करते थे। दूसरा क्या था कि ये तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और ये तमाम चीजें और अखबारों में तुरंत आना शुरू हो जाता था। छोटी सी आपको पता है कि कुछ कुछ घटनाएं कहां से आ रही हैं, उन सबको इस तरह इंप्लीमेंट किया जाता था। उनका काउंटर नैरेटिव नहीं बना पा रहे थे। अभी जब ये हुआ है, अभी इन्होंने एक पेंच लगाने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि संघर्ष विराम, वो कोई एक राष्ट्र है, वो कोई एक एंटाइटी है, वो सीधे तौर पर क्रिमिनल, हत्यारे और आतंकवादी है, इसके अलावा कोई नहीं है। वो राष्ट्र के बराबर में टेबल पे बैठेंगे। वो दरअसल उसको वापस वहां लाने को, क्योंकि इसको फिर इंटरनेशनल एरेना में वो फिर इस्तेमाल करेंगे। मतलब जो कहानी है वो यही है कि इंटरनेशनल एरेना में फिर इसका इस्तेमाल किए, क्योंकि अमित शाह कम से कम तैयारी करके कोई काम करते हैं। मैं ये कहूंगा कि मैं उनकी तैयारियों को देखता रहा जब तक मैंने होम मिनिस्ट्री कवर की। आप ये सोचिए कि वो शख्स इस तरह से तैयार होता है क्योंकि उनको मालूम है जब आंध्र प्रदेश में पूरी आंध्र प्रदेश सरकार 2003 के बाद टूट पड़ी थी इन पर, और वाकई इनकी जो कमेटीज हैं, सेंट्रल कमेटी है, फिर जोनल कमेटी है, फिर रीजनल कमेटीज, उन सब कमेटियों के लीडर्स को मारा जाने लगा था। तो उस वक्त भी यही किया था, और उन्होंने बातचीत की टेबल पे आके उतने समय का इस्तेमाल किया कि उन तमाम लोगों को वहां से छत्तीसगढ़ के जंगलों में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने इस पूरे हिस्से में दंडकारण्य में पूरा का पूरा बना के, और उसके बाद फिर वो गतिविधि शुरू हो गई।
तो अमित शाह जानते हैं कि ये समय जो है, क्योंकि ये मल्टी फैसेट्स है, ये बहुमुखी राक्षस है जिसको आसानी से नहीं खत्म किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने इतने समय तक, आप ये सोचिए कि आतंकियों को तो आरडीएक्स मंगाना पड़ता है, जो इस्लामिक टेररिस्ट हैं इस देश में, वो कहीं इस्लामिक कहीं से पिस्टल मंगाते हैं, इनके पास 7.62 लोडेड राइफल, एके, तमाम चीजें, हैवी गन, आर्टिलरी, सब, मतलब माफ कीजिए, आर्टिलरी, हैवी गन्स हैं। इसके अलावा उनके पास कहीं को ये भी माना गया कि नाइट डिवीजन मंगा रहे हैं। उसके बाद इतना बड़ा असला, गोला बारूद की 3-3 दिन तक फायरिंग करते रहते हैं। आज की डेट में 3-3 दिन तक मुठभेड़ चल रही है। इतना गोलियां कहां से आ रही होंगी, इतना बारूद कहां से आ रहा, कभी इस पर चर्चा नहीं होती, क्योंकि ये सबसे बड़ी हार जो थी इस वक्त में इन यूनिवर्सिटीज की थी। अगर अमित शाह को ये कामयाबी मिल रही है, तो आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा कि 2014 के बाद जिस तरह से इस देश की यूनिवर्सिटीज में वामपंथ के इस जहरीले प्रचार को, जिसको जहर को जो है वो मीठा बना के देते थे, उसकी काट के लिए मुकाबला किया गया, उसके सामने आया गया, उससे उनको यहां अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ गया। इसीलिए वो वहां उनको देख पाने में, उनको, आपको देखिए, आप सोचिए कि किस तरह से था। आप कोबाड गांधी का याद होगा, कोबाड गैंडी, तो जिस तरह से उसने महानगरों में एक ऐसी फैमिली पार्सियंस, उसका कोई लेना देना नहीं, कभी उनका कोई उन्होंने किया होगा, उनके किसी को फर्क नहीं पड़ा होगा, उनके पास कभी कोई नुकसान नहीं किया गया होगा सुरक्षा, वो इतनी बड़ी। और उसके बाद जी साई बाबा और ये तमाम चीजें तो देखिए आपने, जो केस हुआ कोरेगांव। दरअसल ये पहले ही दिन से आज तक वामपंथी एजेंडा है, इस देश को 17 टुकड़ों में बांटना है। तो वो है, उसकी एक बहुत बड़ी बाजू अब टूट रही है। और मैं अभी भी मानता हूं कि विचारधारा का जहर तो वो अभी भी बचा रहेगा, जब तक वो लोग इस देश के, चाइना को अपने देश से बढ़ के मानने वाले लोग जिंदा हों, जब तक वो वोटिंग जिंदा रहेंगे। जी। और कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, और अब इसमें खुद राजनाथ सिंह भी डिफेंस मिनिस्टर के तौर पर शामिल हो चुके, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, विकसित देशों की पांच में ले जाकर के खड़ा करना है, तो ये सपना तब तक पूरा नहीं होगा, तब तक जमीन पर नहीं उतरेगा, जब तक ये आतंकवाद, नक्सलवाद, जो जिनको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, जो पूरा एक इकोसिस्टम है, इसको नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा। धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपने इतना समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।